हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन पे। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पासिंग ऑफ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस थे, कुछ सेक्शंस को छोड़ के बेसिक सेक्शंस जो है वो कवर कर लिए थे, राइट। और आज के इस सेशन पे उसी टॉपिक को पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स को कंटिन्यू करते हुए आज केस स्टडीज जो है उससे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है इस कॉन्सेप्ट को लेके बेहतरीन हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। कहां से? व्हेन द गुड्स आर पास्ड ऑन टू द बायर, पार्ट नंबर 2। ओके दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछले सेशन में किया था उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, व्हेन द गुड्स आर पास्ड टू द बायर, सेक्शन नंबर 18 बोलता है कि उसके लिए गुड्स क्या होना चाहिए? असर्टेन्ड होना चाहिए। गुड्स क्या होना चाहिए? असर्टेन्ड होना चाहिए। अगर गुड्स को पास ऑन करना है बायर को, राइट, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि गुड्स जो है वो क्या होना चाहिए दोस्तों? असर्टेन्ड होना चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई थी, यस और नो। सेक्शन नंबर 19 बोलता है कि जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए एज टू ट्रांसफर। एज टू व्हाट? ट्रांसफर। यस और नो? यस। 18 19 जो था वो बेसिक कंडीशंस थी, दैट इज गुड्स मस्ट बी असर्टेन एंड प्रॉपर्टी जब भी आप पास करो तो बायर का और सेलर का इंटेंशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हम जो है वो टाइटल को क्या करने वाले हैं? ट्रांसफर करने वाले हैं। ओके, देन इसके बाद सेक्शन नंबर 20 आता है कि अगर गुड्स क्या होना चाहिए? नॉर्मली गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। तो अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो प्रॉपर्टी जो है वो पास होगी बायर को। कब होगी दोस्तों? जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, याद रखिएगा। ओके, यहां पे टाइम ऑफ पेमेंट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी पोस्टपोन हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर गुड्स रेडी है, राइट, डिलीवरेबल स्टेट में, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है व्हेन द बायर आर बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो जब बाउंडेशन आ जाती है बायर को डिलीवरी लेने के लिए, राइट, तो उसको हम बोलते हैं कि गुड्स आर अवेलेबल इन द डिलीवरेबल स्टेट। ओके, देन इसके बाद अगर मान लो कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो वहां पे सेक्शन नंबर 21 22 जो है अप्लाई होते हैं। बोलता है कि अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो जो भी कंडीशन सेलर ने दी है गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक गुड्स पास नहीं होगा बायर को। यस और नो? यस। ओके, तो क्या होना चाहिए? कंडीशन पूरी होनी चाहिए और बायर को नोटिस जानी चाहिए। यस और नो? अगर 22 बोलता है कि अगर वेट वगैरह की बात हो रही है कि गुड्स की क्वांटिटी को असर्टेन करना है, तो जब तक क्वांटिटी मेजरमेंट नहीं हो जाता है तब तक गुड्स जो है बायर को ट्रांसफर नहीं होगा। तो उस केस में ये सेक्शन नंबर 22 पे हमने बताया था कि वेट की बात हो रही हो, अगर मेजरमेंट की बात हो रही या किसी भी तरीके की टेस्टिंग की बात हो रही, तो जब तक ये चीजें नहीं हो जाती है तब तक गुड्स जो है वो बायर को पास ऑन नहीं होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, अगर गुड्स अनअसर्टेन्ड गुड्स है तो वेरी सिंपल, मैंने इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक बताया था। अगर अनअसर्टेन्ड है तो ये एग्रीमेंट टू सेल है, और एग्रीमेंट टू सेल में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता अनलेस एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स व्हाट? सेल। यस और नो? यस। तो जैसे ही एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट कब होता है? जब अनअसर्टेन्ड गुड्स क्या हो जाता है? असर्टेन्ड गुड्स। मतलब चीजें आइडेंटिफाइड हो जाती हैं और सिलेक्ट हो जाती हैं, अपोर्शनड हो जाते हैं। गुड्स जितना सेलेक्ट करना है उतना सेपरेटली कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं असर्टेन्ड गुड। और जब तक असर्टेन्ड गुड्स नहीं होगा तो गुड जो प्रॉपर्टी इन दो गुड्स है वो कभी भी बायर को पास ऑन नहीं होती है। आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। इतनी सारी चीजें जो है मैंने पिछले सेशन पे बता दिया था, पर सोचो अगर क्या हो। अब केस स्टडी को समझिएगा, थोड़े से एडवांस लेवल के जो अंडरस्टैंडिंग है ये मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करूंगा केस स्टडी के थ्रू। दोस्तों, सपोज मान लीजिए ये सेलर है। ओके, चलिए ये डायग्राम के थ्रू ही मैं बना देता हूं इसको। ये डायग्राम है हमारे पास। ओके, अब देखिए यहां पे क्या है, ये सेलर है, सेलर के पास क्या रखा हुआ है? गुड्स रखा हुआ है। अब नॉर्मली क्या होता था कि सेलर जो है गुड्स डायरेक्टली बायर को भेज देता था, पर इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्टली नहीं भेज रहे। गुड्स क्या हो रहा है?
सेलर जो है इस गुड्स को बायर के एजेंट को दे रहा है, डायरेक्टली बायर को नहीं दे रहा है, किसको दे रहा है, बायर के एजेंट को दे रहा है, और बोल रहा है कि भैया आप ले जाके ये बायर को प्रोवाइड कर देना। पिक्चर समझ में आ रही है? यस। क्या बोल रही है, सेलर ऑफ द गुड्स जो है, गुड्स इसके पास था, सारे के सारे मैं बोल रहा हूं डिलीवरेबल स्टेट में है, डिलीवरेबल स्टेट में है, मतलब जो भी मेजरमेंट क्वांटिटी वगैरह सब कुछ हो चुका है, सारे मेजरमेंट हो चुके हैं, टेस्टिंग हो चुकी है, क्वालिटी एश्योरेंस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, मतलब गुड्स आर नाउ अवेलेबल इन द डिलीवरेबल स्टेट। अब सेलर क्या बोल रहा है, डायरेक्टली बायर को नहीं दे रहा, वो किसको दे रहा है, बायर के एजेंट को दे रहा है, और बायर के एजेंट को देने के बाद वो बोल रहा है कि आप बायर को ले जाके दे देना। सोचो अगर क्या हो, बायर के एजेंट ने गुड्स बायर को नहीं दिया, अच्छा मान लो अगर दे देता है तो क्या हो जाएगा, दे देता है तो क्या हो जाएगा, द मोमेंट ही हैज गिवन द गुड्स टू बायर्स एजेंट इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट टू द बायर, है ना। तो अगर इस सिचुएशन को मैं बोलूं, अगर गुड्स यहां से कहां पे जा रहा है दोस्तों, यहां पे बायर एजेंट के पास, राइट, तो क्या मैं मान लूं कि बायर एजेंट को मैंने अगर गुड्स दे दिया तो क्या मैंने बायर को गुड्स दे दिया है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि बायर के एजेंट को देना मतलब गुड्स पास कर देना बायर को, यस और नो, यस। और अगर गुड्स पास हो गया बायर को, इसका मतलब क्या हो गया, गुड्स अगर पास हो गया बायर को मतलब क्या हो गया, गुड्स ट्रांसफर हो गया, गुड्स क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। और गुड्स अगर ट्रांसफर हो गया मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, और ओनरशिप ट्रांसफर होगी मतलब रिस्क ट्रांसफर हो गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो जब मैं गुड्स की यहां पे क्या दे रहा हूं, डिलीवरी दे रहा हूं, तो डिलीवरी दे दी मतलब पोजीशन दे दिया उसको, यस और नो, पोजीशन दे दिया, ओके फाइन, तो डिलीवरी दे दी मतलब पोजीशन दे दिया। डिलीवरी के साथ क्या इसको पास ऑन बोला जाएगा, क्या गुड्स पास ऑन हो गया है बायर को, तो ये चीज बायर के एजेंट को गुड्स देना, क्या गुड्स को पास ऑन करना है बायर को। ये बात कहां पे लिखी है दोस्तों, सेक्शन नंबर 23 के सबसेक्शन 2 पे लिखी है। देखिए क्या लिखा है, वेयर द सेलर डिलीवर्स, डिलीवर्स मतलब पोजीशन, जब ये पोजीशन दे रहा है किसको, बायर को, बायर के एजेंट को, बायर को नहीं दे रहा है, डिलीवर द गुड्स टू द बायर और टू अ कैरियर, तो इस केस में बायर को नहीं दे रहा, मैं किसको दे रहा, बायर के एजेंट को दे रहा, ये वाला, और अदर बेली whether named by the buyer or not, okay, for the purpose of transmission to the buyer, या तो मैंने गुड्स बायर को दे दिया हो, या तो उसके किसी भी कैरियर को या उसके बेली को दिया हो कि जाओ ये गुड्स जो है बायर को दे देना। एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, राइट ऑफ डिस्पोजल इसके पास नहीं है, देन ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स। क्या बोल रहा है, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। अनकंडीशनली का मतलब क्या हो गया कि विदाउट गिविंग एनी कंडीशन अप्रोप्रिएटेड, अप्रोप्रिएटेड मतलब उतना सारा गुड्स जो है उसने सेपरेटली रख दिया, और सेपरेटली रख दिया मतलब क्या कर दिया उसने, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है बात समझ में, यस। बट ये कब होगा दोस्तों, जब डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल है, मतलब सेलर जो है अब इस गुड्स को किसी और बायर को नहीं बेच सकता, उसके पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है। कहने का मतलब क्या हो गया कि सेलर ने अगर इस गुड्स को बायर के एजेंट को दे दिया है और बोला है कि जाके बायर को दे देना, तो मैं मान लूंगा कि ये अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड है, मतलब इतना सारा गुड जितना भी मैं बायर के एजेंट को दे रहा हूं उतना मैंने सेपरेटली अप्रोप्रिएट कर दिया है। आ रही है बात समझ में, यस और नो, यस। ये कौन बोल दिया, सेक्शन नंबर 23 का 2। बट क्या बोलते हैं, डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अब डज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है, ये बात कही गई है सेक्शन 25 में। चलिए आज सेक्शन 25 देख लेते हैं एक बार। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। नॉर्मली अगर आप देखोगे, जब तक सेलर के पास गुड्स है, मतलब सेलर के पास क्या है बताओ, टाइटल है ना, पोजीशन है, और चूंकि टाइटल है तो रिस्क भी है।
मतलब क्या हो गया, टाइटल है, इसका मतलब सेलर इस गुड्स को जिसको चाहे उसको बेच सकता है। बोलो हाँ या ना? यस। रिस्क है मतलब क्या हो गया कि अगर ये नहीं बेचा और गुड्स अगर खराब हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? सेलर को, क्योंकि रिस्क कौन कर रहा है? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास ओनरशिप रहेगा उसी के पास रिस्क रहेगा। और यूं भी मैं बोल सकता हूं कि जिसके पास रिस्क है वही ओनरशिप है। यस। और तीसरा क्या बोल रहा है? पोजीशन। पोजीशन मतलब पोजीशन भी इसी के पास है, मतलब डिलीवरी जो है अभी तक बायर को नहीं हुई है। यस और नो? यस। तो कहने का मतलब क्या है? सेलर के पास क्या है? राइट ऑफ डिस्पोजल। वो जैसा चाहे गुड्स के साथ कर सकता है, किसी को भी बेच सकता है। पर क्या हो अगर गुड्स की डिलीवरी हो जाए? सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि गुड्स की डिलीवरी हो जाए। ओके, गुड्स की डिलीवरी बायर को ना हो, बायर के एजेंट को हो जाए, तो क्या इस केस में जो पास ऑन टू जो डिलीवरी है, क्या बायर को पास ऑन हो जाएगी? बायर को पास ऑन हो जाएगी। ये देखिए यहां पे सेक्शन नंबर 25 बोलता है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक है, और वेयर द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड, सेपरेटली रखा गया। सपोज मान लो ये सेलर था, सेलर के पास ये 100 यूनिट्स थी, सपोज मान लो शर्ट थे। अब यहां से बायर आया और बायर बोलता है कि मुझे ये 20 पीस जो 20 यूनिट्स है शर्ट चाहिए, इसे आप सेपरेटली रख दो। तो जैसे ही इसने 20 यूनिट्स से शर्ट जो सेपरेटली रख दिया, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अब चूंकि ये गुड्स सेपरेटली रख दिया गया है, पर मैं ये बोल रहा हूं कि किसकी कस्टडी में? अभी भी सेलर की, मतलब पोजीशन अभी भी किसके पास है? सेलर के पास है। पर क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गया? यस, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। बोलो हाँ या ना? तो जब मैं बात करता हूं ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब ओनरशिप, और ओनरशिप का मतलब उसके साथ साथ रिस्क भी। ओनरशिप ट्रांसफर होगा तो उसके साथ क्या ट्रांसफर हो जाएगा? रिस्क भी हो। तो भले ही अब ये गुड्स सेलर के पोजीशन पे है, बट लीगली मैं बोलूंगा कि इसका जो मालिक है वो कौन हो गया? बायर हो गया। तो अब अगर इस गुड्स में आग लग जाती है या ये गुड्स खराब हो जाता है, राइट, तो इसमें लॉस किसका होगा? बायर का। आ रही है बात समझ में? यस। पर अगर ये गुड्स सेपरेटली नहीं रखा गया है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, आ रहा है बात समझ में? यस। तो इसका जो ओनरशिप है अभी भी कौन है दोस्तों? सेलर। और अगर ये गुड्स में आग लगती है, कुछ भी बर्बादी होती है, तो ये किसका रिस्क होगा? सेलर का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस। तो यहां पे ये बोल रहा है कि सुयो मोटो जो गुड्स का राइट होता है, राइट ऑफ डिस्पोजल, वो हमेशा सेलर के पास होता है, अनलेस द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, अनलेस द प्रॉपर्टी इन द गुड्स आर पास ऑन टू द बायर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो नॉर्मली सुयो मोटो याद रखिएगा, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास रहेगा? सेलर के पास रहेगा। क्यों? सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, और चूंकि वो ओनर है तो रिस्क भी उसी के पास है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 25 बहुत क्लियरली बोला, द सेलर में बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अप्रोप्रिएशन रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। बोल दे भैया पेमेंट दे दो मेरे को, या इसमें कुछ भी आपने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से गुड्स कस्टमाइज्ड हो गया है, तो फिर ये आपका हो गया। अदरवाइज ये गुड्स जो है मेरे कस्टडी में है, मतलब मेरा अधिकार है, मैं इस गुड्स को जिसको भी चाहो उसको बेच सकता हूं। इस केस में अगर सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल रख रहा है, तो देखिए क्या बोल रहा है? भूल जाओ, इन सच केस नॉट स्टैंडिंग, सब भूल जाओ, डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है। तो अगर सेलर ने डिस्पोजल, राइट ऑफ डिस्पोजल है, तो मैटर नहीं करता कि डिलीवर आपने गुड्स बायर को किया है या नहीं किया है, या किसी कैरियर को किया है या नहीं किया है, या बायर के एजेंट को किया है या नहीं किया है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द सेलर आर फुलफिल्ड। तो वेरी क्लियर, यहां पे इस शब्द से मैं बहुत क्लियर हूं कि रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल सुयो मोटो, सुयो मोटो मतलब शुरुआती तौर पे है ना, अगर उसमें कोई भी कंडीशन जो है सेलर ने नहीं भी रखी तो सुयो मोटो यही माना जाएगा कि सेलर का। पर सेलर ने अगर कोई कंडीशन रख दी कि आपने पेमेंट कर दिया है, आपने गुड्स को किसी और के पास प्लेस कर दिया है, या कोई भी ऐसी चीज कर दी है जिसकी वजह से जो कंडीशन सेलर ने रखा था वो पूरी हो गई, तो फिर जो है सेलर के कहने पर राइट ऑफ डिस्पोजल ट्रांसफर हो सकता है बायर को। पर अगर वो सारी कंडीशन जो सेलर ने बताई पूरी नहीं होती है, तो राइट ऑफ डिस्पोजल हमेशा सेलर के पास रहेगा।
तो एक चीज की समरी आपको क्लियर हो गई कि अगर गुड्स है, सेलर का गुड्स है, तो राइट ऑफ डिस्पोजल स्यू मोटो सेलर का रहेगा। अगर सेलर ने ये बोल दिया कि भैया ये चीज अगर आपने कर दिया तो ही मैं मानूंगा कि ये गुड्स बायर का हो गया, और अगर गुड्स बायर का हो गया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, अगर गुड्स बायर का हो गया तो उसमें भी अब गुड्स अगर बायर का हो तो उसमें दो चीज हो सकती है, एक तो डिलीवरी हुई है, सिर्फ डिलीवरी, पोजीशन गया है उसको, तो अभी भी ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास है, तो राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास है, सेलर के पास। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर, द मोमेंट ओनरशिप इज ट्रांसफर, तो राइट ऑफ डिस्पोजल भी ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो ये पिक्चर क्लियर है। तो राइट ऑफ डिस्पोजल स्यू मोटो किसके साथ चलेगा, सेलर के साथ, पर जो सेलर ने कोई कंडीशंस रखी हुई है, अगर कंडीशंस पूरी हो जाती है तो फिर राइट ऑफ डिस्पोजल भी जो है वो बायर को ट्रांसफर हो जाता है। ये पिक्चर क्लियर है। अब मैं आता हूं अपने नॉर्मल एग्जाम्पल पे, इस वाले केस में। तो इस केस में सेलर ने जब गुड्स डिलीवर किया बायर के एजेंट को, मतलब कैरियर को, कि भैया आगे जाके आप बायर को ट्रांसफर कर देना, गुड्स डिलीवर कर देना, ओके। तो इस केस में जब गुड्स बायर के एजेंट के पास जाएगा, तो बताइए जरा फटाफट से, क्या इस केस में गुड्स के राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास है या बायर के पास है? जल्दी से बोल देंगे फटाफट से। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि सेलर अगर अपना गुड्स बायर के एजेंट को देता है, तो क्या वो राइट ऑफ डिस्पोजल का रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल क्या अपने पास रखता है या ट्रांसफर हो जाएगा? और ये क्या बोल रहा है कि अगर उसने गुड्स डिलीवर कर दिया बायर के एजेंट को, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द गुड्स है, क्योंकि यहां पे जब वो बायर के एजेंट को ट्रांसफर कर रहा है, तो आप सोच के देखिए बायर का एजेंट किसके लिए काम कर रहा होगा, बायर के लिए काम कर रहा हो। वो किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा हो। तो एज इफ अगर सेलर बायर एजेंट को गुड्स देता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि सेलर ने जो है अपना राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो ट्रांसफर कर दिया। मतलब यहां पे क्या ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर्ड हो जाता है। आ रहा है बात समझ में, यस और नो? पर अगर यही सिचुएशन है, डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर, ओके, फॉर द ट्रांसमिशन टू द बायर। तो अब सोचो क्या हुआ सेकंड केस में, सेलर ने गुड्स किसको दिया, सेलर के एजेंट को, और सेलर के एजेंट को बोला, अपने एजेंट को बोला कि जाके बायर को दे दो। तो अब सोचो अगर गुड्स किसकी कस्टडी में, सेलर के एजेंट के, और यहां पे गुड्स को सपोज मान लो क्या हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो हु विल बेयर द रिस्क, सेलर विल बेयर द रिस्क, रीजन ये डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। क्या इसने यहां पे राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा है या अपने पास रखा है? सेलर के एजेंट को गुड्स गया, अभी बायर के एजेंट को नहीं गया। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। अगर बायर के एजेंट को गुड्स जाएगा फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द गुड्स टू द बायर, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर सेलर ने सेलर के अपने ही एजेंट को गुड्स दिया है, बोला है कि जाके बायर को दे दो, और जब तक ये सेलर का एजेंट बायर को गुड्स नहीं दे देता है, राइट, तब तक गुड्स का जो रिस्क है वो किसके साथ रहेगा दोस्तों, सेलर के साथ। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो ये जो डिलीवरी टू द कैरियर है, ये यहां पे लिखा है ना, डिलीवरी द गुड्स टू द बायर। बायर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ट्रांसफर हो जाता। पर अगर कैरियर को है ना, और कैरियर कौन सा है दोस्तों, दो तरीके कैरियर हो सकते हैं, बायर्स एजेंट एंड सेलर्स एजेंट। तो अगर बायर्स एजेंट है तो देखो क्या लिखा है, वेयर द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट इज मेड आउट इन द नेम ऑफ द बायर एंड इज सेंड टू हिम, the presumption is that no right of disposal has been reserved by seller in respect of those goods.
यस और नो? यस। तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी बिल ऑफ लेडिंग, अब चूंकि कैरियर को आप दे रहे हो, है ना, तो यहां पे एक बिल ऑफ लेडिंग जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। इन द नेम ऑफ द बायर जाएगा, यस। पर गुड्स किसको आप दे रहे हो? बायर के एजेंट को। तो जब आप बायर के एजेंट को दे रहे हो तो इसका मतलब है कि गुड्स आपने, एज इफ यू आर ट्रांसफरिंग द गुड्स टू द बायर। पर अगर आप गुड्स किसको दे रहे हो? टेकन इन द सेलर्स और हिज एजेंट्स नेम, then and is sent to the agent of the seller to be delivered to the buyer on the fulfillment of certain condition। और अगर वो कंडीशन, जो भी आपने कंडीशन रखी भैया आप जाके इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ले जाके आप बायर को दे देना, और द सेलर इज डीम्ड टू हैव रिजर्व द राइट्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड। तो जब तक गुड्स बायर के पास नहीं पहुंच जाता है, सेलर के एजेंट के थ्रू बायर के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक गुड्स का पूरा रिस्क किसके पास रहेगा दोस्तों? सेलर के पास रहेगा। I hope I am clear or not clear? Yes, this is very important point। तो 23 subsection 2 23 subsection 2 में बहुत खास बात लिखी कि when does not reserve the right of the disposal and when the seller does reserve the right of disposal। तो याद रख लीजिएगा कि जब कैरियर की बात आएगी और सेलर ने अगर गुड्स बायर के एजेंट को दिया है तो एज इफ ही हैज ट्रांसफर्ड द गुड्स टू द बायर, राइट। एंड अगर सेलर के एजेंट को दे रहा है तो गुड्स का जो रिस्क है अभी भी किसके पास रहेगा? सेलर के पास रहेगा। आगे बात समझ? तो सेलर के एजेंट के यहां से अगर गुड्स खराब होता है तो किसका रिस्क है? सेलर का। और बायर के एजेंट के यहां से गुड्स अगर खराब होता है तो किसका रिस्क होगा? बायर का। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, वेरी नाइस। नाउ अब सपोज मान लो ये पिक्चर क्लियर हो गया? यस। चल अब सपोज एक केस और लेते हैं। से सपोज ए सेलर है और बी जो है वो बायर है। ओके, ए सेलर है, बी कौन है? बायर है। अब ए के पास सपोज मान लो ज्वेलरी है और ए वांट टू सेल इज ज्वेलरी टू बी, पर कंडीशन क्या है? सेल और रिटर्न बेसिस। होता है ना कभी कभी दुकान में बहुत सारे शोरूम पे होते हैं और शोरूम का बंदा अगर आपको पहचानता है, अपने बायर को पहचानता है तो बोलता है आप ये पीस ले जाओ, अपनी बीवी को दिखा देना, बीवी अगर पसंद करती है तो उसे आप रख लेना, नहीं पसंद करती है तो वापस कर देना। होता है ऐसा या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कपड़े की दुकान में अक्सर होता है। अगर बायर को सेलर पहचानता है तो सेलर बोल देता है ये 4-5 पीस है, आप अपने घर पे ले जाइए, आराम से दिखा लीजिएगा, जो बढ़िया लगेगा वो आप सेलेक्ट कर लेना, बाकी का आप रिटर्न कर देना। तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल और रिटर्न बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? सेल और रिटर्न बेसिस। तो अब ये सोचो ज्वेलरी की जो डिलीवरी है वो किसको होगी? बायर को। तो इस केस में जो डिलीवरी होगी मतलब पोजीशन गया, क्या ओनरशिप भी गया? नहीं, ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुआ। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, पोजीशन हो गया। अब क्या हुआ? इस बी ने सपोज मान लो एक रिंग था, एक बैंगल्स थी, गोल्डन बैंगल्स, ठीक है, और एक सपोज मान लो नेकलेस था, ठीक है। ओके, इसमें से इसने रिंग पसंद कर लिया, बाकी की चीजें रिटर्न कर दी। तो इसने अपने पास इसको रख लिया, ये इसके पहले भी पोजीशन में थी पर अभी पोजीशन पे है, पर इसको क्या कर दिया उसने? रिटर्न कर दिया। अब बताओ इस केस में किस मूवमेंट पे इन तीनों चीजों का सेल माना जाएगा? क्या ये तीनों चीजें सेल होंगी? नहीं होगी। दो चीजें सेल नहीं होगी। कौन सी? बिकॉज कंडीशन क्या थी? सेल और रिटर्न बेसिस। तो अगर आप इसको रिटर्न कर रहे हो, है ना, तो इसको कभी भी सेल नहीं माना जाएगा, पर जो आपने रख लिया है उसको डीम टू बी सेल मान लिया जाएगा। ये देखिए यहां पे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड मतलब पोजीशन टू द बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस और अदर सिमिलर टर्म्स द प्रॉपर्टी देयर इन पासेस टू द बायर। तो ओनर, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा बायर को?
When he signifies his approval, उसके डिलीवरी एक्सेप्ट करने से, याद रखिएगा डिलीवरी के एक्सेप्ट करने से, डिलीवरी के रिसीव करने से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। ओनरशिप का ट्रांसफर मानी जाएगी जब उसका अप्रूवल आ गया हो या उसने एक्सेप्ट कर लिया हो। signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adopting the transaction। तो इस केस में क्या हुआ बताओ जरा फटाफट से, उसने अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल किसका दिया कि मैंने रिंग रख ली है, रिंग सिलेक्ट कर लिया, ये अप्रूवल मिल गया है ना। तो ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल कि आई हैव सिलेक्टेड द रिंग बट वी आर रिटर्निंग बैंगल्स एंड नेकलेस, राइट। तो इसे सेल नहीं माना जाएगा, इसे सेल मान लिया जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। क्यों? क्या कि क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अब मान लो क्या हो, ध्यान से समझिएगा। सेम सिचुएशन, ए ने बी को ज्वेलरी दी, ओके, और बी ने इस ज्वेलरी को प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया सी के पास, एंड सी से जो है 1 लाख रुपए कैश ले लिया। बट बी ने अभी इसको पेमेंट नहीं किया, ना ही पेमेंट किया, पेमेंट भी नहीं किया, अप्रूवल भी नहीं दिया और रिटर्न भी नहीं किया। बताइए जरा फटाफट से, क्या ज्वेलरी को यह माना जाएगा कि इसकी ओनरशिप अभी भी बी के पास है या अभी भी ए के पास है? क्या माना जाएगा दोस्तों इस केस में? बताइए, ज्वेलरी का जो ओनरशिप है ए के पास रहेगा, बी के पास रहेगा? आपका जवाब आया सर, बी के पास रहेगा। किस वजह से? अगर आपने अभी अभी सेक्शन देखा हो तो सेक्शन ने क्या लिखा था? व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। और ना ही इस केस में अप्रूवल दिया इसने और ना ही एक्सेप्ट किया कि मैं ये खरीद रहा हूं, बल्कि उसने क्या किया? गिरवी रख दिया, प्लेज कर दिया। मतलब डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब ना ही उसने एक्सेप्टेंस दिया कि भैया मैं ये खरीद रहा हूं और ना ही उसने अप्रूवल दिया। तो अप्रूवल भी नहीं दिया कि मैं खरीद रहा हूं और ये भी नहीं बोल रहा कि भाई साहब मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको, बल्कि उसने क्या किया? प्लेज कर दिया। तो क्या प्लेज करना डीम टू बी सेल माना जाएगा? डीम टू बी पासिंग प्रॉपर्टी इन द गुड्स माना जाएगा। डीम टू बी पासिंग प्रॉपर्टी इन द गुड्स माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है दोस्तों? डज एनी अदर एक्ट, ऐसा कोई एक्ट जो गुड्स को क्या बना दे? एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। एक बात बताओ, प्लेज आप कब कर सकते हो गुड्स को? आप दूसरे के गुड्स को गिरवी रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। अनलेस दैट गुड्स बिलोंग्स टू यू, अनलेस द ओनरशिप इन द गुड्स बिलोंग्स टू यू, यू कैन नॉट प्लेस द गुड्स टू थर्ड पार्टी, राइट। तो अगर आप प्लेज कर रहे हो गुड्स को तो मैं ये मान रहा हूं कि आप ये बता रहे हो कि इसका मालिक मैं हूं, है ना। तो डीम टू बी ओनर आपको मान लिया जाए। तो डज एनी अदर एक्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो डेफिनेटली से डीम टू बी पासिंग द ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। चलिए, अच्छा मान लो अब क्या हो, इसने ज्वेलरी बी को दी सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, पर इसने प्लेस नहीं किया। गुड्स ज्वेलरी इसके पास थी और ज्वेलरी क्या हो गई? चोरी हो गई, लॉस्ट। सेल और रिटर्न बेसिस पे था और गुड्स जो है वो चोरी हो गया। चोरी उसने जानबूझ के नहीं किया, एक्चुअल में चोरी हो गया। अब बताओ, चोरी हो गया तो इसका लॉस कौन बेयर करेगा? ए और बी? और सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और रिस्क कौन बेयर करेगा? और मेरी बात मैंने बताया था, रिस्क किसको लिंक होता है? किसको लिंक होता है दोस्तों? दैट इज ओनरशिप को। तो अब ये देखना है कि इस गुड्स का ओनरशिप किसके पास है। क्योंकि इसने क्या ज्वेलरी दी थी सेल और रिटर्न बेसिस पे, सेल और रिटर्न बेसिस पे। अब सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था और जो गुड्स था वो चोरी हो गया, गुड्स था चोरी हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? लॉस कौन बियर करेगा? ए या बी? तो ये लॉस बियर करना इसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि ओनर कौन है। तो बताओ इस गुड्स का ओनर कौन है, ए और बी?
बी के पास ओनरशिप तब जाता जब वो अप्रूव कर लेता। क्या उसने अप्रूव किया था कि वो खरीदा? नहीं। क्या उसने एक्सेप्टेंस दिया था कि मैंने खरीद लिया? नहीं। क्या उसने ऐसा कोई एक्ट कर दिया जिसकी वजह से ये मान लिया गया कि वो ट्रांजैक्शन उसने सेल का एक्सेप्ट कर लिया? नहीं। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो बी ओनर नहीं है। ओनर कौन है? ए। और इस केस में अगर कुछ भी लॉस होता है वो तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ए की, भले ही पोजीशन किसके पास हो? बी के पास हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। ये भी चीज क्लियर हो गई? यस और नो? यस। अच्छा मान लो क्या होता है, या यहां तक समझ में आया नहीं आया? यस। एक चीज और समझते हैं, ठीक है। ए ने बी को गुड्स दिया सेल और रिटर्न बेसिस पे, और बी ने सी को सेल कर दिया। बी ने सी को सेल कर दिया। ओके, तो सेल और रिटर्न बेसिस पे डिलीवरी कहां हुई? सेल और रिटर्न बेसिस पे डिलीवरी कहां हुई? बी पे। ओके, और बी ने सी को क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया। सेल नहीं किया, सेल बोल दूंगा तो ओनरशिप हो जाएगा, ठीक है। डिलीवर कर दिया। सी ने फिर डी को डिलीवर कर दिया, और जब गुड्स डी की कस्टडी में था तो डी का गुड्स यहां पे क्या हो गया? चोरी हो गया, स्टोलन। क्वेश्चन मेरा यह है, ए और बी के पॉइंट में ओनर कौन होगा? बी और सी के पॉइंट में ओनर कौन होगा? सी और डी के पॉइंट में ओनर कौन होगा? कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए, ए ने बी को जब सेल और रिटर्न पे दिया था तो बी के पास ओनरशिप कब जाएगी दोस्तों? या तो वो अप्रूव कर दे, या तो वो एक्सेप्ट कर ले, या तो कोई ऐसा कार्य कर ले जिसकी वजह से समझ में आ जाए कि सेल हो गया। तो जब ए ने बी को दिया था तो बी के पास क्या ऑप्शन था? या तो वो एक्सेप्ट कर ले, या तो अप्रूव कर ले, या तो रिटर्न कर दे। उसके पास डिलीवर करने का राइट था क्या? तीसरे पार्टी को नहीं था, पर उसने ऐसा एक्ट कर दिया। डज एनी एक्ट? बोलो जरा फटाफट से, क्या ये डीम टू बी ओनर मान लिया जाएगा? यस। क्या मान लिया जाएगा? डीम टू बी ओनर मान लिया जाएगा। यस और नो? आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पर क्या बी ने अभी तक इसका पेमेंट किया था? नहीं, पेमेंट अभी नहीं किया था, पेमेंट करना बाकी था, पेमेंट अभी नहीं हुआ था, पर ओनर ये हो चुका था। बोलो हाँ या ना? यस। अब जब बी ने सी को बेच दिया, क्या सी के पास ओनरशिप आया? नहीं। सी के पास ओनरशिप क्यों नहीं आया? क्योंकि बी के पास ही अभी तक ओनरशिप नहीं था। बी के पास ही अभी तक ओनरशिप नहीं था। आ रहा है बात समझ में? यस। प्रॉपर उसके पास पेमेंट उसने नहीं किया था, डीम टू बी ओनर मान लिया गया था, डीम टू बी ओनर मान लिया गया था। ओके, और इसके पास राइट था कि ये डिलीवर कर दे, क्योंकि इसे डीम टू बी ओनर मान लिया गया था, बिकॉज ही डिलीवर द गुड्स टू द सी। यस और नो? यस। पर इसने चूंकि अभी तक पेमेंट नहीं किया था, राइट, पेमेंट नहीं किया था, तो इसके पास टाइटल नहीं था। टाइटल था कि इसके पास नहीं था, उसे डीम टू बी ओनर माना गया था, बट एज सच उसके पास टाइटल नहीं था। जब उसके पास टाइटल ही नहीं था तो वो सी को नहीं दे सकता था। बोलो हाँ या ना? यस। पर अगर सी को उसने दे दिया और सी ने फर्दर डी को ट्रांसफर कर दिया और डी के यहां से चोरी हो गया, आ रहा है बात समझ में? तो बताओ जरा फटाफट से, क्या डी ओनर था? डी ओनर नहीं था, तो क्या वो रिस्क बेयर करेगा? नहीं करेगा। तो रिस्क किसके पास ट्रांसफर होगा? डी से सी के पास। पर क्या सी ओनर था? नहीं था। सी भी ओनर नहीं था। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। सी ओनर नहीं था, तो सी भी जो है, राइट, जब डी से चोरी हुआ, आ रहा है बात समझ में, तो डी का जो रिस्क कहां ट्रांसफर हो गया? सी। और चूंकि सी ओनर नहीं था तो सी का रिस्क कहां ट्रांसफर हो गया? बी पे। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया? इसका लॉस
कौन बियर कर रहा है, डी, सी या बी? डी, सी या बी? बोलो जरा फटाफट से, बी, क्योंकि ओनर इसे मान लिया गया था। सेल और रिटर्न बेसिस पे इसको गुड्स दिया गया था, और चूंकि आपके पास टाइटल नहीं था तो आप आगे भी टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, तो ये ओनर बन नहीं सकता था। आगे बात समझ में, यस और नो? यस। तो इस केस में क्या होएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है डी को ट्रांसफर नहीं हुई थी, तो इसको रिस्क नहीं आएगा। रिस्क नहीं आएगा तो बियर कौन करेगा, सी करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। यस और नो? यस। पर डी से क्या वो पैसे ले सकता है, डी से पैसे नहीं ले सकता, तो सी कैन नॉट रिकवर द लॉस फ्रॉम डी। एंड इन द सेम वे बी कैन नॉट रिकवर द लॉस फ्रॉम सी, क्योंकि सी भी ओनर नहीं था। बोलो हाँ या ना? यस। तो बेयर कौन करेगा, बोलो जरा फटाफट से, बी। तो कैन ए रिकवर लॉस फ्रॉम बी? यस। तो बी से जो लॉस है वो कौन रिकवर करेगा, ए। तो ए कैन रिकवर लॉस फ्रॉम बी। क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो? यस। पिक्चर क्लियर है? यस। तो ये देख लें जरा फटाफट से। यस। तो वेन ही, तो ये तीन शब्द याद रख लिए दोस्तों, क्या क्या? एक तो अप्रूवल, दूसरा एक्सेप्टेंस, एंड तीसरा डज एनी अदर एक्ट। तो इस केस में क्या हो गया, डज एनी अदर एक्ट। तो अगर आप किसी को भी डिलीवर करते हो, राइट, तो आप ये बता देते हो कि हाँ भाई इस गुड्स पे मैंने अपना हक मान लिया है एंड आई बिकम द ओनर। पर कब, जब फर्स्ट पार्टी के पास टाइटल ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, तो सेकेंड पार्टी को टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। याद आ रहा है ना? अगर आपके पास टाइटल नहीं है तो वो टाइटल आप ट्रांसफर कर भी नहीं सकते हो। बी के पास टाइटल था क्या, बोलो जरा फटाफट से। बी के पास टाइटल नहीं था, पर ए के पास टाइटल था। यस। क्या बी को डीम टू बी ओनर मान लिया जाएगा? यस, बी को डीम टू बी ओनर मान लिया जाएगा। रिस्क कौन बेयर करेगा, बी करेगा। आ रहा है बात समझ? पर बी जो है, क्योंकि उसके पास टाइटल नहीं था तो वो सी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो सी के पास कभी भी ओनरशिप नहीं आएगा, और चूंकि सी के पास ओनरशिप नहीं है तो डी को भी ओनरशिप नहीं आएगा। तो सी एंड डी कभी भी ओनर है नहीं, तो रिस्क आएगा नहीं उन पे, तो रिस्क ऑटोमेटिकली कहां पे चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा। और रिस्क कौन बेयर करेगा, बी बेयर करेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस और नो, बोले जरा फटाफट से। यस, ओके। चल, एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं इस पे, ठीक है। मान लो ए ने बी को हॉर्स सेल करने की बात की, सेल और रिटर्न बेसिस पे विद इन 8 डेज। यहां पे क्या चीज आ गई, एक नई चीज आ गई, टाइम लिमिट। ये बोला कि ए बी आपको घोड़ा मैं बेचना चाहता हूं, आप खरीदना चाहते हो? बोले हाँ साहब खरीदना चाहता हूं, पैसा वैसा सब तय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया। बोले पर सेल और रिटर्न बेसिस पे मुझे चाहिए, तो बोले ए भी रेडी हो गया। बोले ठीक है, मैं 8 दिन का आपको टाइम देता हूं, आप 8 दिन घोड़े से मजे ले लो, घूम लो जिधर घूम रहे। बट जैसे ही 8 दिन बीता और अगर आपने रिटर्न नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरा घोड़ा जो है मैंने बेच दिया आपको, नाउ यू बिकम द ओनर। बोले हाँ या ना? यस। अगर मान लो 8 दिन नहीं बीता, बिफोर 8 days हॉर्स डाइड। जल्दी जल्दी सिचुएशन बताते जाओ। अब अगर ये घोड़ा मर गया तो बताओ जरा फटाफट से, ओनरशिप किसके पास? याद रखिएगा, रिस्क, ओनरशिप, पोजीशन भले ही बी के पास है, पर क्या ओनरशिप अभी ट्रांसफर हुआ? नहीं हुआ, ओनरशिप अभी पेंडिंग है। क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ तो रिस्क भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर घोड़ा मर जाता है 8 दिन के पहले तो रिस्क किसका? ए का, क्योंकि ओनर कौन है? ए। तो ओनर अगर ए है तो रिस्क भी कौन बेयर करेगा? ए। पर अगर 8 दिन बीत गया, हॉर्स डाइड आफ्टर 8 days, देन हु बिकम द ओनर? बी बिकम द ओनर, क्योंकि कंडीशन गेट्स फुलफिल्ड क्या? 8 दिन का। तो 8 दिन बीत चुका, इसके बाद भी ना ही उसने अप्रूवल दिया ना ही एक्सेप्टेंस दिया, पर उसने घोड़ा अपने पास रखा। तो डज एनी एक्ट,
डज एनी एक्ट, कोई एक्ट उसने किया कि नहीं, घोड़ा वहीं पे था, कुछ भी एक्ट नहीं किया, तो पहला वाला सिचुएशन नहीं लगेगा दोस्तों। देखो यहाँ पे ए वाली सिचुएशन नहीं लग रही है, ना ही उसने अप्रूवल दिया, ना ही एक्सेप्टेंस, और कोई भी एक्ट भी नहीं किया, तो क्या बोलोगे साहब कि क्या ओनरशिप अभी एक ही रहेगी? नहीं साहब, बी पॉइंट, ये देखिए यहां पे लिखा है, इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन्स द गुड्स, मतलब ना ही वो अप्रूवल दे रहा है, ना ही एक्सेप्टेंस दे रहा है, ना ही कोई एक्ट कर रहा है, पर वो रिटेन कर रहा है गुड्स को विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, मना नहीं कर रहा, रिटेन कर रहा है, राइट, और टाइम दिया गया है, तो ऑन द एक्सपायरी, इफ टाइम हैज बीन फिक्स्ड, तो यहाँ पे 8 दिन फिक्स था, एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, जैसे ही 8 दिन बीतेगा ओनरशिप अपने आप ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर तो रिस्क ट्रांसफर, और अगर टाइम फिक्स नहीं है, अब मान लो 8 दिन नहीं है, अब ना ही वो अप्रूवल दे रहा है, ना ही घोड़ा रिटर्न कर रहा है, ना ही वो कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे मान लिया जाए कि सेल हो गया, मजे ले रहा है साहब एकदम शांति से, रोज घोड़े की घुड़सवारी कर रहा है साहब, बोल रहे साहब क्या अभी आपको खरीदना है, ए बोल रहा है साहब नोटिस भेज रहा है बार बार, भाई खरीद रहा है नहीं कर रहे, बोले रुको अभी टेस्ट कर रहे, चेक कर रहे, अभी चेक नहीं हुआ साहब, 1 महीने बीत गए अभी टेस्टिंग नहीं हुई आपकी, बोले साहब नहीं अभी अभी थोड़ा सा और जो कॉन्फिडेंस नहीं आया है, अभी अभी इसको 10 किलोमीटर दौड़ाऊंगा तब कॉन्फिडेंस है साहब, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ रीजनेबल टाइम, 1 2 दिन 3 दिन, रीजनेबल टाइम बताया नहीं जाएगा, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, रीजनेबल टाइम का मतलब होता है कि अब 1 2 दिन उसके साथ रह के देख लो, अगर उसका नेचर बिहेवियर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है भाई एग्रेसिव नहीं, आपके हिसाब से आपको एक प्रूफ मिल जाता है, 3 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर 1 महीना साहब, ये रीजनेबल टाइम नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो रीजनेबल टाइम क्या हो जाएगा, डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, रीजनेबल टाइम अपन जजमेंट बेसिस पे ले सकते हैं, बट अगर मैं बोल रहा हूं 1 महीने तक हो गए साहब अभी तक आपने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं मान लूंगा क्या कि साहब आपने रिटेंशन लिया है, और इस केस में ओनरशिप आपके पास आ जाएगी, और अगर इन द केस इस 1 महीने में है ना, आफ्टर पासिंग, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ रीजनेबल टाइम, अगर घोड़े को कुछ भी हुआ है ना, तो भले ही आपने पेमेंट नहीं किया, भले ही आपके पास टाइटल नहीं है, डीम टू बी ओनर मान लिया जाएगा, और रिस्क जो है आपको ही बेयर करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस, पक्का 100% यस। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो पूरा का पूरा राइट, ये मैंने बता दिया था, ओके। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स है, राइट, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस ऑन टू द बायर, पार्ट 1, पार्ट 2 जो है दोस्तों वो कंप्लीट होता है। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल की डिस्कस की जाएगी। अभी यहाँ पे हमने ओनरशिप की बात की थी, डीम टू ट्रांसफर, व्हेन टू ट्रांसफर द ओनरशिप इन द गुड्स, कब मान लीजिएगा, डीम टू बी प्रोविजन है, राइट। बट यहाँ पे अब बात आएगी ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मतलब आप ओनर हो या नहीं हो। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो ओनर है वही गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है, या अदर देन ओनर भी पर्सन के पास राइट्स आता है गुड्स को ट्रांसफर करने की। ये हम जो डिस्कस करेंगे दोस्तों कहां पे करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टाइटल में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इजाजत है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।